हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द वेदर। इसमें हम हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते रहते हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, वो कैसे होते हैं, उसमें टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक बहुत अच्छा कोट जो दिया है मार्शल प्रूस्ट ने। ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे, मतलब ये फ्रेंच लैंग्वेज में नोवेल्स लिखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है अ चेंज इन द वेदर इज सफिशिएंट टू क्रिएट अ वर्ल्ड एंड वन सेल्फ अ न्यू। इनका मानना था कि अगर वेदर में थोड़ा भी चेंज होता है तो आप जिस तरीके से अपनी दुनिया को देखते हो वो एक नया नज़रिया आपको मिलता है और आपको अपनी ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया मिलता है। अब देखो, जैसे मान लो एक सनी सी मॉर्निंग है, बहुत अच्छी ब्रीज चल रही है हल्की, तो हमें कितना अच्छा फील होता है ना। और अगर कोई मान लो ग्लूमी सा डे हो तो हमें थोड़ा डाउन डाउन सा फील होता है। तो यही मार्शल बता रहे थे कि एक वेदर में अ लिटिल चेंज इन वेदर कैन क्रिएट अ लार्ज डिफरेंस। तो चलिए, इसमें आपको अलग अलग सराउंडिंग्स की पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं। डेजर्ट है, यहाँ स्नो है, ये बादल भरे पूरा एटमॉस्फेयर है, और ये बहुत सुंदर सी वादियाँ हैं जिसमें ट्यूलिप खिल रहे हैं। तो अब चैप्टर के एंड तक आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस। हम आसपास के वेदर को मॉनिटर मतलब देख कैसे सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं, और उसको नाप कैसे सकते हैं कि कितना ज़्यादा ठंडा है या कितना ज़्यादा गर्म है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू वेदर प्रिडिक्शन हेल्प अस प्रिपेयर फॉर इवेंट्स लाइक हैवी रेन, स्टॉर्म, ड्रॉट एंड हैवी हीट वेव्स। तो वेदर प्रिडिक्शन जो हम वेदर के बारे में होने से पहले पता लगाते हैं वो हमें कैसे प्रिपेयर करता है, ये कैसे हेल्प करता है प्रिपेयर करने में कि कैसा वेदर आने वाला है, उस हिसाब से हम अपना तैयारी कर लें कि मान लो अगर हैवी रेनफॉल होने वाली है तो उसके लिए हम तैयार हो जाएं पहले से। ठीक है, ये सारे ही जवाब आपको चैप्टर के एंड तक मिल जाएंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वेदर एंड इट्स एलिमेंट। तो हम पहले समझेंगे वेदर क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं, वो किन किन चीज़ से मिल के बना है। तो देखिए, यू वेक अप वन विंटर मॉर्निंग एंड शिवर। आप एक दिन उठते हैं विंटर्स में, ठीक है, ठंडी के टाइम पे, और आपको बहुत ठंडी लग रही होती है, आप कुड़कुड़ाने लगते हैं, है ना। सो यू रीच फॉर थिक क्लोथ्स। आप ऐसे क्लोथ्स की तरफ जाते हैं जो आपको पता है कि मोटे हैं, जो आपको गर्म कर सकते हैं, है ना। यू कैन कीप योर सेल्फ वार्म इन समर्स। गर्मियों में आप क्या चुनते हैं, आप ऐसे क्लोथ्स चुनते हैं जो आपको ठंडा रख सकें और आपको कंफर्टेबल फील करा सकें। सो आपकी बॉडी जैसे सिग्नल्स दे रही है आप वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। आप उसी तरीके से काम करते हैं जैसे आपकी बॉडी आपको करने के लिए बोलती है कि भैया मुझे ठंडी लग रही है तो मुझे कुछ गरम गरम ब्लैंकेट जैसा ला के दो, है ना। सो आपकी बॉडी जो है ये वेदर को सेंस करती है, वो पता लगाती है कि आसपास का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसा है, उसी हिसाब से आपकी बॉडी फील कर रही होती है। अब देखिए, वेदर होता क्या है बेटा। वेदर जो है इज़ अ स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। अब ध्यान से सुनना, इस डेफिनेशन में तीन एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, जो आपको अगर आपसे वेदर की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको ये लिखनी है। इसमें आपको सबसे पहले बताना है कि ये स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है। स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर मतलब ये हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, ठंडा है, गर्म है, किस स्टेट में है। ठीक है। दूसरा, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक समय में। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन आप रात का बता रहे हो, एक दिन आप 2 दिन बाद का बता रहे हो, ऐसा नहीं। वेदर का मतलब है अभी, इस पर्टिकुलर समय में और इस पर्टिकुलर प्लेस में हमारे एटमॉस्फेयर का कैसा है, हमारा एटमॉस्फेयर स्टेट कैसा है, उसी को वेदर बोलते हैं। ठीक है, ठंडा गर्म डिपेंड करता है। अब व्हाट इज़ एन एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है। अब देखो, सिंपल भाषा में अगर समझाया जाए तो बेटा ये है कि एटमॉस्फेयर ना बेसिकली लेयर है गैसेस की। हमारे ये जो है ना, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये हमारा है अर्थ को चारों तरफ से हमारी गैसेस ने सराउंड कर रखा है, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जैसे मान लो ये हमारा ग्लोब है, इसके चारों तरफ एक लेयर है गैसेस की, इसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक, और बहुत सारे प्लैनेट्स में होता है पर हमारे लिए फेवरेबल है। ठीक है, हम इस अर्थ पे इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि ये एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। सो हमारे केस में, अर्थ के केस में, वी कॉल दीज गैसेस एयर।
हम इन गैसेस को गैसेस नहीं बोलते, हम इनको हवा बोलते हैं, एयर बोलते हैं, है ना। द अर्थ एटमोसफेयर मे बी कंपेयर टू अ केक विथ सेवरल लेयर। अब अर्थ का जो एटमोसफेयर है वो सिर्फ एक लेयर में नहीं है, वो बहुत सारे लेयर्स में है, ठीक है। तो द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस, अर्थ के सबसे, जैसे मान लो ये क्रस्ट है, क्रस्ट के सबसे क्लोजेस्ट जो लेयर है ना बेटा वो है हमारी ट्रोपोस्फेयर। क्या नाम है इसका? ट्रोपोस्फेयर। एंड दैट इज वेयर ऑल लैंड बेस्ड प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडेड ह्यूमन लिव्स एंड ब्रीथ। तो क्योंकि हमारे अर्थ के एकदम जो पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की वो ट्रोपोस्फेयर है, तो इसी लेयर के अंदर प्लांट्स भी जीते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं और ह्यूमन भी सर्वाइव कर रहे होते हैं, ठीक है। इट्स ऑल्सो वेयर ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना विच वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर टेक प्लेस। जितने भी बादल, रेनफॉल और स्ट्रॉम, तूफान, हवा, बिजली, जितना कुछ होता है सब बेटा इसी लेयर में होता है। इसके ऊपर अगर आप जाओगे ना तो एकदम खाली रहता है, कोई बादल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जितने भी बादल होते हैं वो सब ट्रोपोस्फेयर में अंदर होते हैं, और इसलिए प्लेन जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर से उड़ के फिर स्ट्रेटोस्फेयर में चला जाता है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता ना, तो प्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है, फिर वो जब उसको लैंड करना होता है तो ट्रोपोस्फेयर एंटर करता है और फिर लैंड कर जाता है। समझ में आया? अब देखो, द ट्रोपोस्फेयर, जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है वो है 6 से 18 किलोमीटर। अगर आप अब ऐसे बोलोगे मैम इसकी हाइट अलग अलग कैसे हो सकती है, तो अगर आप किसी फ्लैट लैंड से देखोगे तो इसकी हाइट 18 किलोमीटर हो सकती है, पर अगर आप किसी हिल की ऊंचाई से या माउंटेन की ऊंचाई से देखोगे तो ये 8 किलोमीटर्स भी 6 किलोमीटर्स भी हो सकती है, ठीक है। तो जितना आप ऊपर जाते जाइएगा ट्रोपोस्फेयर से उतना पास आते आइएगा आप, ठीक है। सो इट इज़ लेस थिक एट द पोल्स, पोल्स के पास ही कम थिक है। पोल्स के पास असल में होता क्या है, वेयर द कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड थिकर इन ट्रॉपिकल जोन। अब ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये बेसिकली गैसेस होती हैं, तो जो गैसेस होती है ना बेटा ठंडी जगह पे कम होती है और गर्म जगह पे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो वेयर द वार्मर एयर एक्सपैंड्स, ट्रॉपिकल जोन में जैसे मान लो यहाँ पर देखो, ये आपका अर्थ है, ये इक्वेटर है। आप सबको पता है इक्वेटर के पास गर्मी रहती है ना। गर्मी की वजह से एयर जो है एक्सपैंड होती है, मतलब फैलती है एक जगह से दूसरी जगह, तो जिसकी वजह से यहाँ जो लेयर है थोड़ी सी थिक हो जाती है क्योंकि फैली हुई लेयर है। और पोल्स के पास क्या होता है, ठंडी होती है तो एयर आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जुड़ सी जाती है, गैसेस जो होती हैं आपस में थोड़ा पास पास आ जाती हैं, इसलिए यहाँ की लेयर थोड़ी पतली है, ठीक है। तो जहाँ गर्मी रहेगी एयर फैल जाएगी और जहाँ ठंडी रहेगी वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है, इसलिए लेयर्स थिक और थिन है। सो आप इसके बारे में और पढ़ोगे साइंस क्लासेस में, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ वी यूज़ मेनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब वेदर। अब वेदर को हम अब नॉर्मल भाषा में भी अगर हम बात करें तो आज बहुत ठंडी है, आज बहुत गर्मी है, ठीक है, आज बहुत गर्मी है, ठंडी है, आज बादल बादल लग रहा है ना, आज बारिश, आज तो बारिश हो रही है सुबह से, है ना, फिर आज बादल बादल लग रहे हैं, फिर आज बहुत उमस है, स्पेशली जो सी वाला एरिया है, सी के पास वाला, उसमें यूजुअली बहुत ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, तो उमस बहुत है। स्नो, आज तो बारिश की जगह वो गिरने वाली है, स्नोफॉल गिरने वाली है, ये पहाड़ों की बात है, ठीक है। आज हवा बहुत चल रही है तो विंडी हो सकता है वेदर। तो ऐसे ही बहुत सारे वेदर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन वर्ड्स। सो दे डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच वी एक्सपीरियंस द एलिमेंट ऑफ वेदर्स। तो जो भी हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं ये अलग अलग वेदर्स के एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है। आप देखना आगे समझोगे आप। तो एलिमेंट्स क्या हैं वेदर्स के, तो देखो पहला है टेम्परेचर, गर्मी या सर्दी। अगर हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज़, आपके आसपास की सराउंडिंग कितनी गर्म या कितनी ठंडी है ये टेम्परेचर बताता है, यही टेम्परेचर है बेसिकली। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब वेदर में या तो रेन होगी या तो स्नो होगी या तो सिल्ट होगी। सिल्ट मतलब कुछ पार्ट रेन है, कुछ बूंदें गिर रही हैं, कुछ थोड़ी सी ऐसे जमी हुई बूंदें हैं, ठीक है, होता ये रेन के फॉर्म में है पर कुछ बूंदें जम जाती हैं, स्नो का फॉर्म ले लेती हैं, ठीक है। या तो हेल हो रहा है, हेल आप सबने देखा होगा ऑलमोस्ट, जब बारिश होती है पानी गिर रहा होता है उसके साथ साथ ओले गिर रहे होते हैं गोल गोल से बॉल्स टाइप के, बर्फ़ है ना, उसको हेल्स बोलते हैं, ठीक है।
तो स्काई से किस फॉर्म ऑफ वाटर में प्रेसिपिटेशन हो रहा है, किस फॉर्म ऑफ वाटर, जो बादल से कौन सा किस तरीके से पानी नीचे आ रहा है, स्नो के फॉर्म में आ रहा है, पानी के फॉर्म में आ रहा है, या ओलो की फॉर्म में आ रहा है, किसकी फॉर्म में आ रहा है, इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, इन सब को मिला के क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। इसलिए स्नोफॉल अलग होता है, रेनफॉल अलग होता है, पर दोनों ही क्या है, प्रेसिपिटेशन है। ऊपर से कुछ गिर रहा है, कोई भी फॉर्म ऑफ वाटर ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपको पता है कि हमारे जो है लेयर्स, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत अलग अलग लेयर्स हैं गैसेस की। अब आपको पता है कि गैसेस में कुछ तो वेट होगा, ज़्यादा वेट नहीं होगा पर होगा, कुछ तो वेट है। तो जो भी वेट हमारे ऊपर एयर लगाती है, जो भी वेट हो, वो ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, जब आप पे ज़्यादा, जैसे ज़्यादा मान लो कि बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, तो आप पे ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। एटमॉस्फेयर में कम गैसेस हैं तो एटमॉस्फेयर में कम प्रेशर आएगा। ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है, इसके बारे में आपके आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो द वेट ऑफ एयर अबव अस, ऊपर हमारे सर के जो भी एयर है उसका वेट हमें एयर प्रेशर बताता है। फिर विंड, एयर जो है, जो गैसेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, उसी मूवमेंट ऑफ एयर को बोलते हैं विंड। जब एक जगह से दूसरी जगह एयर घूम रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, अब किस स्पीड से, कितनी तेज़ है ये विंड, कितनी कौन से डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है, किसकी तरफ जा रही है। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि आपके एटमॉस्फेयर में कितने वाटर वेपर हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन दी एयर, अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा पानी की बूंदें हैं, ठीक है, तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। अगर एटमॉस्फेयर में कम पानी की बूंदें हैं तो क्या होता है, कम ह्यूमिडिटी होती है, सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। एज यू कैन सी इट वुड बी डिफिकल्ट, अच्छा चलिए पहले पढ़ते हैं, थिंक अबाउट इट। लेट अस इमेजिन कृष्णन फ्रॉम चेन्नई स्पीकिंग विद आमिर इन कश्मीर। कृष्णन जो चेन्नई में रहता है, जो कोस्टल रीजन में, ठीक है, कोस्टल मतलब पानी के, सी के पास रहता है वो। आमिर कहाँ है, कश्मीर में है, मतलब पहाड़ी इलाकों में है वो। ठीक है, कृष्णन टेल आमिर दैट इट हैज़ बिकम चिली इन चेन्नई आफ्टर इट रेन द प्रीवियस नाइट। तो रात में, पिछली रात में बारिश हुई थी, तो चेन्नई में थोड़ी ठंडी हो गई है। ठीक है, ऐसा कृष्णन किसको बताता है, आमिर को बताता है। सो आमिर आस्क्ड हिम हाउ कोल्ड इट इज़, तो आमिर पूछता है कितनी ठंडी है। तो हाउ विल कृष्णन एक्सप्लेन टू आमिर हाउ कोल्ड इट इज़, तो कृष्णन कैसे बताएगा आमिर को कि कितनी ठंडी है, उसके पास कोई मेजरमेंट तो होना चाहिए ना। सो आफ्टर ऑल व्हाट कोल्ड इज कोल्ड फॉर कृष्णन मे बी क्वाइट प्लीजेंट फॉर आमिर। बेटा चेन्नई में जितनी मिनिमम ठंडी पड़ती है ना, मतलब मैक्सिमम जितनी ठंडी पड़ती है, मतलब जितना डिग्री मिनिमम जाता है, उससे कई ज़्यादा ठंडी कश्मीर में पड़ती है। तो चेन्नई का मैक्सिमम ठंडी इज़ लाइक नथिंग फॉर कश्मीर की ठंडी, है ना। कश्मीर में और ठंडी पड़ती है इससे। जैसे मान लो चेन्नई में हो के कितना ही हो जाएगा, मान लो 10 डिग्री हो गया, सबसे ठंडा जो एटमॉस्फेयर है 10 डिग्री का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। और कश्मीर में कितना पड़ता है, कश्मीर में -10 जाता है। ठीक है, अब ये मेजरमेंट से हमें पता चल गया कि भैया ऐसा है, पर इस टाइम पे कृष्णन ने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो अब देखो वैसी ये बात करेंगे। सो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कृष्णन के लिए कि उसको बताना कि उसको कितनी ठंडी लग रही है, क्योंकि आमिर, अनलेस देयर इज़ अ कॉमनली एग्रीड वे टू मेजर द टेम्परेचर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर कृष्णन। अब दोनों के पास कोई एक सिमिलर मेजर होना चाहिए जिससे वो कंपेयर कर सके कि अच्छा इतनी ठंडी है, 10 डिग्री है कि -10 डिग्री, ऐसे। सो इट इज़ द सेम विथ अदर एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। अब ऐसे ही आप अलग चीज़ों की बात कर सकते हो। स्नोफॉल पड़ रही है तो कितनी पड़ रही है, बारिश हो रही है तो कितनी बारिश हो रही है, तो कोई तो मेजरमेंट होना चाहिए ना बेटा। तो अब हम पढ़ेंगे कि हाउ वी मेजर द वेदर यूजिंग कॉमन स्टैंडर्ड, कैसे हम कुछ कॉमन चीज़ों से वेदर्स का पता लगाते हैं कि कैसा वेदर है हमारे पास। ठीक है, तो चलो देखो। फ्रॉम अर्ली टाइम्स, ह्यूमंस आज से नहीं बेटा, बहुत पुराने समय से नेचर को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, नेचर से सीख रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है,
एंड उन्होंने सिग्नल्स पढ़ने सीख लिए हैं कि भैया वेदर का पता कैसे लगाएं। फोरकास्ट करना मतलब पहले से पता करके रखना एडवांस में कि आगे जाके इस दिन रात में कैसा वेदर होने वाला है या अगले दिन वेदर कैसा होने वाला है, आपके एटमॉस्फेयर में कैसे चेंजेस होने वाले हैं। तो देखो कैसे पता लगाया भैया, उस टाइम तो कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं थी, तो उस टाइम पे वो लोग ऑब्जर्व करते थे, देखते थे कि बर्ड्स कैसे फ्लाई कर रही हैं, क्या वो ज़मीन के पास फ्लाई कर रही हैं या ज़मीन के ऊपर फ्लाई कर रही हैं। एंट जो है वो अपने एक्स को कहाँ लेके जा रही है, ठीक है। अगर एंट्स अपने एक्स को मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है, ठीक है। स्क्विरल्स जो हैं वो नट गैदर कर रही है, अपना खाना स्क्विरल्स जो गिलहरी होती है ना वो जमा कर रही है। फ्रॉग्स जो हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहे हैं। और जो पाइन कोन होता है, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो इसको पाइन कोन बोलते हैं, इसका बंद होना और इसके खुलने से भी वो लोग पता लगाते थे। ये सब चीज़ें वो ऑब्जर्व करते थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती थी कि रेन आ रहा है या स्टॉर्म आ रहा है, क्या आ रहा है। तो दिस नॉलेज हैज़ बीन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये लोग एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को सिखाते थे कि आपको नेचर को कैसे ऑब्जर्व करना है ताकि आप एटमॉस्फेयर को पता लगा सके कि वेदर में क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो आज भी इंडिया के बहुत पार्ट में ये ट्रेडिशनल वे होता है वेदर के प्रिडिक्ट करने का, पता लगाने का कि बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है, कैसे कितनी होने वाली है, सब चीज़ें, ठीक है। और ये स्पेशली तब किया जाता है मानसून के टाइम पे, क्योंकि उन्हें पता करना होता है कि मानसून आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो हमें ऑब्जर्व करने से कैसे पता चलता है, तो ये एंट्स दिख रही हैं, एंट्स ये अपने एग लेके जा रही हैं। तो जब एंट्स अपने एग को शिफ्ट करती हैं, वो क्या करती हैं, लोअर एरिया से अपने एग्स को ऊपर के एरियाज़ में लेके जा रही होती हैं। ऐसा क्यों, ये ऐसा बताते हैं कि वेदर में स्पेशली हैवी रेन होने वाली है, इसलिए ये ऐसा करती हैं। क्योंकि लो लेइंग एरिया क्या होगा, बारिश में डूब जाएगा, फिर वो एंट्स भी डूब जाएंगी और उनके अंडे भी डूब जाएंगे। इसलिए जब आपको दिखे कि एंट्स अपने अंडों को लेके कहीं लेके जा रही हैं, तो इसका मतलब उस नीचे वाले एरिया में बारिश आने वाली है, ठीक। चलिए फ्रॉग्स का बोलना, क्रॉक करना, ऐसा माना जाता है कि बारिश आने वाली होती है, तभी फ्रॉग्स ऐसे आवाज़ें निकालते हैं। और जो पाइन होती है, पाइन कोन होता है, ये बोला जाता है ह्यूमिडिटी को चेक करता है। देखो पाइन कोन अगर क्लोज होता है तो मान लो ह्यूमिड कंडीशन होता है। ह्यूमिड कंडीशन में क्या होती है, चीज़ें सड़ जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में पानी होता है ना बेटा, तो अगर इसके सीड्स में पानी लग गया तो वो सड़ जाएंगे। तो वो क्या करती है, क्लोज कर देती हैं कि भैया पानी से ख़राब नहीं होने चाहिए हमारे सीड्स। ये अपने आप ऐसा कर रहा है, ये लिविंग बीइंग नहीं है, ये प्लांट है कोई, ठीक है। प्लांट का भी एक पार्ट है। अगर ये ओपन होता है ऐसे, तो इसका मतलब होता है कि ड्राई कंडीशंस हैं और ये ओपन कर देते हैं अपने ये छोटे छोटे पेटल्स को, ठीक। तो इसी से हमें पता लगता है, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम नोटिस करें तो हमें पता लगता है कि हमारा वेदर कैसा होने वाला है। तो इन लास्ट फ्यू सेंचुरीज साइंटिस्ट ने बहुत सारा वर्क करके बहुत सारे मेथड और मेजरमेंट्स और मॉनिटर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर निकाले, विच इज़ ग्रेट, मतलब बहुत प्रिसीशन के साथ। आज के टाइम पे साइंटिस्ट के पास ऐसे मेथड्स हैं कि वो वेदर को मेजर कर सके और मॉनिटर कर सके। मॉनिटर मतलब देख सके कि क्या होने वाला है। एंड बेस्ड ऑन दोज इनपुट्स मेट्रोलॉजिस्ट try to predict how the weather will behave in particular region after an hour or a few days or even a few weeks. अब देखो मेट्रोलॉजी क्या होती है। मेट्रोलॉजी इज़ अ सिस्टमिक स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स एवोल्यूशन। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है जब आप वेदर की स्टडी करो, ये 1 मार्क के लिए आ सकता है। जब आप वेदर की स्टडी करते हो उसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं, और जो करते हैं वो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। और वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं, ये पहले से पता लगा के रखते हैं कि अगले दिन या 1 घंटे में या अगले वीक तक क्या होने वाला है, ठीक है। इससे हमें बहुत मदद मिलती है। सो हाउ डू दे डू दैट, कैसे करते हैं ये लोग? क्या वो स्काई की तरफ देखते हैं और गेस करते हैं? नहीं, इनके पास कुछ कूल गैजेट्स होते हैं जिसकी वजह से ये पता लगा पाते हैं, और ये हम देखने वाले हैं क्या है ये कूल गैजेट्स।
सो सबसे पहले वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, अब हम वेदर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। तो पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे पता लगाते हैं? तो देखो ग्रेड 6th में साइंस की बुक में आपने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर होते हैं, है ना, जो कि क्या मेजर करता है? टेम्परेचर मेजर करता है। एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क या 2 मार्क्स में कि हाउ मेनी टाइप ऑफ थर्मामीटर्स आर देयर। तो देयर आर 2 टाइप्स, ठीक। यू ऑल्सो लर्न अबाउट टेम्परेचर स्केल। एक टेम्परेचर स्केल भी होता है, 2 टेम्परेचर स्केल होते हैं एक्चुअली, मतलब यूनिट्स होती हैं। एक होती है सेल्सियस स्केल और दूसरी होती है फ़ारेनहाइट, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने बोला कि 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, इतना ठंडी है 15 डिग्री सेल्सियस। तो 15 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 59 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। बेटा 45 डिग्रीज़ का डिफरेंस होता है। अब जितना भी ले लो, अगर ये मान लो 18 होता, उसमें 45 ऐड कर दो, उतना आप फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू दैट, ठीक। तो इन दोनों का यूनिट अलग अलग है पर दोनों बताती टेम्परेचर ही हैं। अब देखो यहाँ पे स्नो मेल्ट्स क्विकली व्हेन इट्स वार्म, तो जब गर्मी होती है तो स्नो बहुत जल्दी पिघल जाती है। क्लाउडी वेदर में इट्स गेटिंग कोल्ड, क्लाउडी वेदर में हमें ठंडा फील होता है। विंटर्स में आपने ध्यान दिया होगा कि नारियल का तेल हमेशा जम जाता है, और कर्ड जो है, जो दही होती है, वो विंटर्स के टाइम में बहुत मुश्किल से जमती है, जबकि गर्मियों के टाइम पे बहुत आसानी से जम जाती है। चलिए तो देखिए आगे क्या है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर होते हैं। सम सिंपली मेजर द एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट मतलब आपके आसपास की सराउंडिंग, इमीडिएट सराउंडिंग मतलब आपके आसपास की सराउंडिंग को मेजर करते हैं, ठीक है। अदर रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे। ध्यान दो, बहुत टाइप ऑफ थर्मामीटर होते हैं। एक जो आपके आसपास की सराउंडिंग का नॉर्मली टेम्परेचर लेते हैं, दूसरा जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताता है एक दिन का, कि रात में एकदम जब ठंडी होगी तो कितना टेम्परेचर होगा, और दोपहर में जब एकदम गर्मी होगी तो सबसे ज़्यादा गर्मी कितनी हो सकती है, ठीक है। तो थर्मामीटर ऑफन यूज अ कलर्ड लिक्विड विच एक्सपैंड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो थर्मामीटर में जो होता है ना, एक लिक्विड होता है, और जैसे ही गर्मी होती है वो एक्सपैंड होने लगता है, वो बढ़ने लगता है, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो लिक्विड भी बढ़ने लगता है। अब देखो, हाउएवर मोर एंड मोर डिजिटल थर्मामीटर्स आर प्रेफर्ड एज दे आर मोस्ट प्रिसाइज एंड कैन रिकॉर्ड मोर डाटा। तो ये जो पुराने टाइप का थर्मामीटर है ना, अब हम यूज़ नहीं करते, अब हम डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करते हैं, जो एग्जैक्ट आपको बता देता है कि भैया कितना टेम्परेचर है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रिसाइज होता है, बहुत सही होता है, एकदम पॉइंट्स में तक बताता है, इसलिए प्रिसाइज है, और ये ज़्यादा डाटा रिकॉर्ड कर पाता है, ठीक है। आप एग्जैक्ट डाटा लिख सकते हो या रिकॉर्ड कर सकते हो बहुत आसानी से। सो indeed temperature recording can be used to collect some useful statistics including। अब टेम्परेचर रिकॉर्डिंग हम करते क्यों हैं, ठीक। तो क्यों करते हैं? पहला रीज़न है रेंज ऑफ टेम्परेचर जानने के लिए, कि भैया हमारे एरिया में मैक्सिमम टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर कितना रहने वाला है, ठीक है। रेंज ऑफ टेम्परेचर और द मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड टाइम, यूजुअली 24 आवर में कितना होने वाला है, इसी को हम रेंज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं, जब हम मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दें, ठीक। इसको क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री है, मिनिमम टेम्परेचर मान लो 32 डिग्री है, तो रेंज कितनी हो जाएगी? 8 डिग्रीज जो हो जाएगी वो रेंज हो जाएगी, ठीक। अब मीन डेली टेम्परेचर। मीन डेली टेम्परेचर क्या होता है? देखो ध्यान से, इसको कैसे निकाला जाता है। मीन डेली टेम्परेचर होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ध्यान दो, इन दोनों को प्लस करो, 72 आया, ठीक। 72 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ये हो जाएगा आपका कितना? 3 and 6 36। ये हो जाएगा आपका मीन टेम्परेचर। तो रेंज टेम्परेचर में आपको दोनों मैक्सिमम मिनिमम को माइनस करना है, और मीन टेम्परेचर में आपको दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना है।
ये 2 तरीके होते हैं टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के, ठीक। और यही डाटा, यही स्टैटिस्टिक्स वो लोग ये कलेक्ट करते हैं। वो सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम सिर्फ करके नहीं रह जाते हैं, वो रेंज ऑफ टेम्परेचर भी निकालते हैं और वो मीन टेम्परेचर भी निकालते हैं। अब देखो, इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो बेसिकली पता करता है कि आपका एटमॉस्फेयर कैसा होने वाला है, ये सेटअप हुआ था 1875 में। इसका मोटो है आदित्यत जयते वृष्टि, जिसका मतलब होता है फ्रॉम द सन अराइजेज रेन। जब सन उगता है वहीं से रेन भी आती है। ये जो फ्रेज़ है ना बेटा, ये जो लाइन है, ये मनुस्मृति से ली गई है। मनुस्मृति एक बहुत पुरानी किताब है हमारी इंडिया की, ठीक है। इसका जो पूरी लाइन है, ये तो आधी लाइन ली हुई है, इसकी पूरी लाइन है फ्रॉम द सन अराइजेज रेन, फ्रॉम रेन कम्स फूड एंड फ्रॉम फूड लिविंग बींग्स ओरिजिनेट। कैन यू थिंक ऑफ रीज़न वाई रेन अराइजेज फ्रॉम द सन? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। तो जब सन आता है तब रेन आती है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक पूरा प्रोसेस है। सन एवोपरेट करता है किसको? पानी को एवोपरेट करता है सन अपनी गर्मी से। एवोपरेट होने के बाद कंडेंसेशन के प्रोसेस से वो बादल बनते हैं। बादल आपस में जाके टकराते हैं और बहुत सारे बादल बनाते हैं और उसी से फिर बारिश होती है। अगर सन नहीं होगा तो एवोपरेशन नहीं होगी और फिर रेन भी नहीं होगी। इसीलिए किसी भी रेन के लिए सन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रेन होती है तभी फूड आता है, फूड आता है तभी हम जिंदा हैं, ठीक है। चलिए, अब आपका होमवर्क है, आपको इस पहले डाटा का मीन निकालना है, मीन टेम्परेचर, और रेंज निकालनी है, रेंज टेम्परेचर, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या है इसका। चलिए, मैं इसका निकाल के आपको दिखाती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो अगर हम रेंज ऑफ टेम्परेचर निकालेंगे तो हमें दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करो 4 और 1, तो इसका हो जाएगा रेंज जो हो जाएगी यह है 14 डिग्रीज़। 14 डिग्रीज़ होगा ना? हाँ, 14 डिग्रीज़। और इसका अगर हम मीन टेम्परेचर निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा? दोनों को प्लस करना होगा और डिवाइड बाय 2 करना होगा। तो दोनों को प्लस करो, आता है 50 और डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 25 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया रेंज 14 डिग्री और ये हो गया मीन 25 डिग्री। ऐसे ही आपको फर्स्ट वाले के साथ करना है और कमेंट में सही आंसर बताना है। चलिए, अब दूसरी बात करते हैं। पहले हमने बात की टेम्परेचर की, ठीक है, जो थर्मामीटर से मेजर होता है। अब हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन कैसे मेजर किया जाता है? तो देखो, इफ़ द न्यूज़ सेज दैट पर्टिकुलर प्लेस रिसीव 30 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ डे, व्हाट डज इट मीन? कैसे पता करते हैं कि 30 बारिश हुई है? कैसे रेनफॉल मेजर की जाती है? तो देखो, कितनी रेनफॉल हुई है इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं रेन गॉज, ठीक है। ये बेसिकली रेन गॉज है। ये जो आप ट्यूब और एक फनल देख रहे हैं ना, ये रेन गॉज है। अब देखो, जब बारिश होती है तो जो पानी होता है वो इस फनल में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और नीचे एक स्केल लगा होता है, जिस सिलेंड्रिकल स्केल होता है, जिससे आप बता सकते हैं कि कितनी बारिश हुई है। जहाँ पर ये लाइन ख़त्म हो जाएगी मतलब उतना बारिश का पानी कलेक्ट हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर कलेक्टेड इज़ 5 mm, अगर मान लो इतना पानी कलेक्ट हुआ है 5 mm, तो हम क्या बोलेंगे कि उस एरिया में कितनी बारिश हुई है? 5 mm बारिश हुई है। क्योंकि पूरे एरिया में, मतलब जितना भी एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं, उस एरिया में सब में एक ही जैसी बूंदें गिरी होगी ना बेटा। और एक जगह हमने फ्लैट एरिया पे हमें ये रेन गॉज रखना है और फिर हमें मेजर कर लेना है, सिंपल। अब देखो, अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब होता है कि आपके सर के ऊपर जितनी एयर है वो आप पे कितना प्रेशर लगा रही है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रही है कि थोड़ा कम प्रेशर लगा रही है। प्रेशर तो हमेशा रहता है, पर कितना रहता है ये डिपेंड करता है। सो देखो, आर बॉडीज़ आर क्वाइट अवेयर ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। हमें पता चल जाता है कि आसपास का टेम्परेचर कैसा है, क्योंकि हमें ठंडी गर्मी लगने लगती है ना, या बारिश कैसे होने वाली है। बट यू मे हैव एक्सपीरियंस दैट द वेदर समटाइम्स फील हैवी।
कभी कभार वेदर थोड़ा भारी लग रहा होता है जब बहुत कड़क भयंकर थंडरस्टॉर्म आने वाला होता है, मतलब बहुत तूफान आने वाला होता है, तब हमें बहुत भारी भारी सा लगता है एटमॉस्फेयर। ये है, इसी का रिलेशन बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। देखो, विच इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर अबव एंड अराउंड अस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हमारे ऊपर लगने वाला एयर का प्रेशर। जो एक्सर्ट कौन करता है, जो लगाता कौन है? एयर लगाती है हमारे पास। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में जो भी प्रेशर एयर लगा रही है हमारे ऊपर, उसी को एयर प्रेशर बोलते हैं। सिंपल। सो एटमॉस्फेरिक इज हायर नियर द सी कोस्ट एंड लोअर एज वी गो हायर अप इनटू द माउंटेन। हमेशा याद रखना, लोअर एरियाज में, जहाँ पर स्पेशली जहाँ समुद्र है, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे एयर के। और जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाओगे, आप जो है लो प्रेशर एरिया में जाते जाओगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में गैसेस जो है बेटा वो कम होने लगती हैं ऊंचाई पे जाते जाते। समझ में आया? यहाँ ऊंचाई पे कम एटमॉस्फेयर में वो होती हैं गैसेस, और नीचे बहुत ज़्यादा होती हैं। तभी आपने देखा होगा कि जैसे आप पहाड़ पे जा रहे हो तो आप ऑक्सीजन की कमी होने लगती है लोगों को। तो देखो, एज यू क्लाइंब अ माउंटेन द एयर गेट थिनर देन इन अ प्लेन बिलो। तो नीचे प्लेन्स के मुकाबले पहाड़ों पर जो है एटमॉस्फेयर में कम गैसेस होने लगती हैं, और जिसकी वजह से जो एयर प्रेशर है वो कम होने लगता है, क्योंकि अब एयर ही नहीं है प्रेशर डालने के लिए, तो कम हो गया है प्रेशर। और अब एयर कम है, इसका मतलब एयर में क्या होती है, कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी कम है। सो लोगों के लिए और लंग्स के लिए कम ऑक्सीजन बच पाता है। सो लेस ऑक्सीजन की वजह से आपकी बॉडी में या ब्लड में आपको काम करने में बहुत मुश्किल होने लगती है। तो आप जब पहाड़ पे अभी कभी जब एक्सपीरियंस करोगे, कभी जाओगे, तो देखना कि पहाड़ चढ़ने में आपकी सांस फूलने लगती है, आपको बहुत मुश्किल होती है। वहाँ नॉर्मल चलना भी बहुत थकाने वाला होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन कम है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई पीपल समटाइम्स फील ब्रेथलेस, डिजी एंड टायर्ड एट हाई एल्टीट्यूड। लोगों को सांस की कमी होने लगती है, लोग ऐसे थोड़े से चक्कर आने लगते हैं, लोगों को थोड़े थक जाते हैं। कहाँ पे? हाई एल्टीट्यूड मतलब हाई ऊंचाई पे, एल्टीट्यूड मतलब हाइट पे, ऊंची हाइट पे लोग को ऐसा फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं होता है, क्या कम होता है? गैसेस कम होती हैं। अब गैसेस में हमें कौन से गैस की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी कम होगी, और अगर ऑक्सीजन कम है, गैसेस कम है, तो प्रेशर डालने वाली चीज़ भी कम होगी, तो एयर प्रेशर लो हो जाएगा। सो दिस डज नॉट मीन दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ ऑलवेज हाई इन द प्लेन बिलो और ऑन द कोस्ट। ऐसा नहीं होता कि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो हमेशा प्लेन्स में हाई रहता है। कभी कभार क्या होता है, ये इतना गिर जाता है, इतना गिर जाता है, इसको डिप्रेशन बोलने लगता है। ठीक है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूजुअल से बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो हम बोलते हैं उसको लो प्रेशर सिस्टम या डिप्रेशन। और ये तभी होता है जब कोई साइक्लोन आने वाला होता है। ठीक है, तो जब साइक्लोन आने वाला होता है तो वो आसपास की सारी एयर अपने पास जमा कर लेता है, और जहाँ आने वाला होता है वहाँ पर इससे बहुत लाइट लाइट फील होता है उस टाइम पे, और प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि कहाँ प्रेशर बन रहा है? आसपास के एरिया में। तो इसका मतलब समझ लेना कि साइक्लोन आने वाला है। तो अब देखो, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। तो जिस चीज़ से हमें पता लगता है कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको बैरोमीटर बोलते हैं। थर्मामीटर के जैसे ही इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं बैरोमीटर के। अब यूजुअली बैरोमीटर जो है मिली बार्स में वो होता है, क्या बोलते हैं, यूनिट मिली बार है इसकी, इसी में मेजर किया जाता है। जैसे डिस्टेंस किलोमीटर में होता है ना, और जैसे हम किसी लिक्विड को लीटर्स में काउंट करते हैं, वैसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिली बार में काउंट करते हैं, जिसको हम लिखते हैं MB। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी कोस्ट इज़ अराउंड 1013 MB। अगर प्रेशर जो है 1000 MB से नीचे गया तो इसका मतलब डिप्रेशन है। अगर 1000 MB से ऊपर रहा तो इसका मतलब प्रेशर नॉर्मल है। ठीक है, 1000 MB से नीचे गया मतलब साइक्लोन आने वाला है, कुछ भयंकर होने वाला है। ठीक है, इसलिए हम बैरोमीटर को यूज़ करते रहते हैं
ताकि हम एग्जैक्टली देख सकें कि कब क्या होने वाला है। समझ में आया? तो देखो, पीपल हु जर्नी टू प्लेसेस एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड मतलब हाई हाइट्स, ऊंचाई पे जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको एडवाइस दिया जाता है कि वो बीच बीच में रुकते रहें ताकि उनकी बॉडी जो है वो एक्लिमेटाइज हो जाए। एक्लिमेटाइज मतलब एडजस्ट हो जाए न्यू चेंजेस से। तो आप पता है क्या करते हो, आप ज़मीन से डायरेक्ट पहाड़ पे नहीं चढ़ते हो, आप बीच बीच में रुक रुक के चढ़ते हो ताकि आपकी बॉडी को टाइम मिले उस आसपास के एरियाज़ को, उसके टेम्परेचर को, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अडेप्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारे आर्मी के लोग होते हैं ना, वो जब हाई एल्टीट्यूड पे वो पोस्टिंग मिलती है उनको, जैसे खारदुंगला इन लद्दाख विच इज़ ओवर 5600 मीटर अबव सी लेवल, it is hard to imagine how they live and work in the places where the oxygen level is so low। तो ये जब लोग इनको लद्दाख में पोस्टिंग मिलती है तो सोचो ज़मीन से मतलब समुद्र से 5600 मीटर की ऊंचाई पर जाकर रहते हैं और जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम रहता है और एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है पता है, 650 मिलीबार। सोचो इतना कम, 1000 से नीचे जाना नहीं चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पर कितना रहता है, 650 मिलीबार, क्योंकि ऊंचाई पे है बहुत। ठीक, तो जितना ऊंचा जाते जाओगे बेटा उतना प्रेशर कम होते जाएगा और उतना आपकी बॉडी के लिए हार्ड होते जाएगा ये। चलिए, अब है फोर्थ हमारे क्या बोलते हैं वेदर का एक एलिमेंट, वो है विंड। विंड बेसिकली कुछ नहीं होता, जब गैसेस या एयर एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं तो उसी को विंड बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, the movement of air from areas of high pressure to areas of low pressure, speed and directions are two important factors when we describe the wind। अब विंड में एक चलो इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको। जैसे मान लो आप असेंबली हॉल में खड़े हो और आपका पहला दिन है, आपको नहीं पता कि कौन सा रूम किसके लिए डिसाइडेड है। ठीक है, आपको रैंडमली चूज़ करना है अपने स्कूल के। ठीक है, तो आप एक रूम में गए जिसमें लोग भरे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, एक रूम में आप गए जहाँ पर कोई बच्चा नहीं बैठा, तो आप किसको चूज़ करोगे, उस खाली रूम को, है ना। इससे बहुत सारे जहाँ बच्चे भरे हुए हैं वहाँ पर कहाँ बैठोगे अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग। तो वैसे ही विंड भी और एयर भी करती है। क्या करती है एयर जो है वो भरी हुई जगह से, जहाँ पर हाई प्रेशर है, जहाँ पर बहुत सारे गैसेस पहले से मौजूद हैं, उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो उस एरिया में जाती है जहाँ ज़्यादा जगह है, जहाँ कम एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, है ना। जहाँ कम गैसेस हैं वहाँ तुरंत ही एयर पहुँचने वाली होती है और उसी को विंड बोलते हैं। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक ट्रैवल करती है एयर तो उसी को विंड बोला जाता है। ठीक है, हमेशा ये एग्जांपल याद रखना, खाली रूम वाला, तो उससे आपको याद रहेगा कि भरी हुई जगह से विंड कहाँ जा रही है, खाली जगह पे, ताकि वहाँ भर सके, वहाँ उसको थोड़ा आराम मिल सके। So think about it. Have you seen seeds like these flying in the wind? What would happen to the seed if there was no wind? अब देखो, ये जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, ये डिपेंड ही विंड पे करते हैं। ये क्या करते हैं, इतने हल्के होते हैं कि विंड की थोड़ी सी भी फ्लो से उड़ जाते हैं और दूसरी जगह लैंड होके ये अपना प्लांट उगा देते हैं उस सीड से। ठीक है, सोचो अगर हवा ही नहीं होती तो क्या ये अपना प्लांट, ये जो सीड्स हैं वो दूसरी जगह फैला पाते? नहीं। अब देखो, विंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वेदर का, क्योंकि इसमें और दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन होता है एक और एक स्पीड होता है। इसी से हमें पता चलता है कि वेदर कैसा होने वाला है। बिसाइड, एयर पायलट्स एंड सेलर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ विंड डाटा। देखो, पायलट्स को पता होना चाहिए और सेलर्स मतलब जो शिप चलाते हैं, जो नदी में समुद्र में जो शिप चलाते हैं ना, उनको पता होना चाहिए कि विंड कहाँ से कहाँ बहने वाली है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर वो अपना ट्रैवल रूट डिसाइड करते हैं। अगर विंड बहुत तेज़ है तब भी उनको ध्यान रखना है, उनको पहले से पता करके रखना है। विंड बहुत स्लो है तब भी उनको ध्यान रखना है। सो एज द विंड हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन फ्लाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, तो अगर आपको उड़ना है आसमान में तो भी आपको पता रखना पड़ेगा कि कितनी हवा है। अगर बहुत हवा चल रही है तो आपको नहीं उड़ना है। ठीक है, तो वैसे ही सेलिंग में भी होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा हवा चल रही है और आप शिप से निकल गए तो मतलब समुद्र की लहरें भी बड़ी हो सकती हैं। तो फार्मर ऑल्सो यूज़ द विंड डायरेक्शन टू प्रिडिक्ट वेयर द रेन माइट कम फ्रॉम।
तो फार्मर्स भी हवा के डायरेक्शन को देखते हैं। मान लो अगर हवा यहाँ से यहाँ बह रही है इस साइड, तो बादल कहाँ से आने वाले हैं बेटा? पीछे से बादल आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बादलों के साथ ही, विंड के साथ ही बादल भी फ्लो करेंगे। तो इनसे पता चलता है कि बारिश किस साइड से आएगी। ऑल्सो अ ग्रेटर विंड स्पीड विल कॉज द सॉइल टू ड्राई फास्ट। अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो सॉइल बहुत जल्दी सूखेगी, जिसकी वजह से हमें उसको पानी, हमें पता करते रहना होगा कि हवा कितनी तेज़ चल रही है, ताकि हम प्लांट्स को प्रॉपरली पानी दे सकें। तो देखो, सो हाउ डू वी मेजर दिस डायरेक्शन एंड स्पीड? कैसे पता चले कि विंड कितनी स्पीड से बह रही है और किस डायरेक्शन में बह रही है? ठीक है, तो इसके लिए होता है हमारे पास विंड वेन, ठीक है, और इसको वेदर वेन भी बोला जाता है। ये बेसिकली क्या होता है? रोटेटिंग आर्म होता है विथ अ पॉइंटर टू वन एंड एंड द टेल एट द अदर। ये ऐसा होता है, ये और ये इसकी टेल, ठीक है, ये ऐसा होता है। व्हेन द विंड ब्लोज द टेल इज पुश्ड। जैसे ही जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करती है तो टेल को पुश कर देती है वो, और उस डायरेक्शन में क्या हो जाता है? ये एरो चला जाता है। एंड द पॉइंटर्स टर्न इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। जिस भी डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही होगी उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? हमारा पॉइंटर चला जाएगा। और ये जो होता है, ऐसा मैकेनिज्म होता है ना बेटा इस विंड वेन का, कि थोड़ी सी भी, हल्की सी भी हवा चलेगी ना, लाइट ब्रीज भी चलेगी, तो ये अपना डायरेक्शन तुरंत ही पता कर देती है। तो आपको क्या बताना है कि विंड की डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करते हैं? विंड वेन का इस्तेमाल करते हैं, जो एक एरो लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और जैसे ही विंड आती है तो इसके टेल को पुश करती है और इसका एरो उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है। अब इसके बाद हमें बताना है कि भैया विंड की स्पीड क्या है या विंड का अगेन डायरेक्शन क्या है। तो देखो, द विंड वेन ऑन द टारमेक इज कॉल्ड द विंड सॉक। अब विंड वेन के साथ साथ, अब एक, अगर मान लो एक पोल पे, टारमेक पे लगा दिया है इसको, तो इसको बोलेंगे विंड सॉक। ये कैसा होता है? तो ये पायलट्स को इंडिकेशन देता है कि भैया हवा का डायरेक्शन क्या है, टेक ऑफ से पहले या लैंडिंग से पहले। होता क्या है, ये घूमता हुआ सा पोल रहेगा, ठीक है। ये सॉक अब जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी उस डायरेक्शन में इसमें हवा भर जाएगी और ये उस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा ये सॉक। तो सिमिलर सॉक आर यूज इन इंडस्ट्री दैट रिलीजेस एशेज एंड गैसेस। तो ये क्या होता है, बहुत हल्के से मूवमेंट से भी ये पोल घूम जाता है। यहाँ देखो, पोल घूम जाएगा और जिस भी डायरेक्शन में हवा चलेगी वो इस हवा को भर देगी, है ना। तो पता चल जाएगा कि भैया डायरेक्शन क्या है विंड का, ये डायरेक्शन है। अगर आप अभी ध्यान से देखो, इस सॉक को देखो ध्यान से, तो आप क्या बताओगे कि विंड किस डायरेक्शन में घूम रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है विंड, क्योंकि इससे ही, इसकी वजह से ही यहाँ पर हवा भर रही है। और इतनी तेज़ हवा नहीं है कि ये सॉक पूरा फूल जाए, है ना, पर इतनी तेज़ है कि इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, लाइक दिस। अब देखो, जो सबसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है जो विंड के डायरेक्शन या स्पीड को मेजर करता होता है, वो है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर बेसिकली कुछ नहीं, ये है। इसमें ऐसे गोल गोल जो है मेटल के प्लेट्स होते हैं, ठीक है, कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, 3 या 4 होता है, और जैसे ही विंड आती है तो ये मूव करने लगते हैं, ठीक। जितनी तेज़ विंड होगी ये उतना फास्ट मूव करेंगे। और इसके साथ साथ नीचे जो है ना बेटा, यहाँ पे एक मीटर अटैच होता है, तो वो क्या करता है, इनका स्पीड लिखते रहता है कि कितनी बार ये रोटेट हुई है, और जितनी बार ये रोटेट हुई है भैया उससे हम अपना स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, हाउ मेनी टाइम्स द एनोमीटर स्पिन इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम एंड कैलकुलेट द विंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको वो करना है, स्पीड पता करनी है, तो स्पीड इज इक्वल टू कितना घूमा, ठीक है, और कितने टाइम में घूमा, तो आपको पता चल जाएगी स्पीड एग्जैक्टली कितना होता है। ये आप साइंस में भी पढ़ोगे, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अलग एक और एलिमेंट ह्यूमिडिटी की। जैसे कि मैंने आपको बताया, ह्यूमिडिटी वेदर का लास्ट एलिमेंट है हमारे लिस्ट में। अब देखो, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि कितना वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, विंड पे, प्रेशर पे और लोकेशन पे। अब देखो, लोकेशन पे कैसे, मान लो आप समुद्र के पास हो,
तो एवापोरेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स होने के चांसेस होते हैं, है ना, तो ह्यूमिडिटी वहाँ ज़्यादा होगी यूजुअली. सो वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन मोर प्रिसाइसली बाय लर्निंग हाउ टू मेजर ह्यूमिडिटी. तो हम अच्छे से बताएंगे कि हम ह्यूमिडिटी कैसे लर्न कर सकते हैं. तो देखो, आपको याद रखना, ये बता सकें इससे पहले हम आपको याद करना होगा कि साइंस के 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर, कि वाटर डिफरेंट टाइप की होती है. ठीक है, जैसे वाटर लिक्विड फॉर्म में होती है, वाटर सॉलिड फॉर्म में स्नो या आइस होती है, और वाटर गैस फॉर्म में वाटर वेपर होती है. ठीक है, और इसी से हम ह्यूमिडिटी पता करते हैं. कैसे, ध्यान दो. अब पहले आपको ये याद रखना है कि व्हेन वाटर इवोपरेट्स इट कॉज अ कूलिंग इफेक्ट. जैसे ही वाटर इवोपरेट होता है वो आसपास में ठंडा ठंडा लगता है उसको थोड़ा सा. ठीक है, हमें इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज़ ऑलरेडी हाई, अगर एटमॉस्फेयर में वाटर का अमाउंट हाई है तो उसको क्या बोलेंगे, मोर ह्यूमिडिटी या हाई ह्यूमिडिटी. वाटर इवोपरेट स्लोली, अगर पहले से ही बहुत सारे वाटर वेपर हैं तो बाकी के लिए जगह नहीं है ना, तो वाटर बहुत हल्के हल्के मतलब धीरे धीरे इवोपरेट होगा. दैट इज़ टिपिकली द केस ऑन द रेनी डे. रेनी डे में ऑलरेडी बहुत सारे वाटर वेपर आसपास प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो और इवोपरेशन होने के चांसेस कम होते हैं. ठीक, तो देखो, ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज़ मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी को जो मेजर करते हैं ना उसको रिलेटिव बोलते हैं, मतलब कंपेरेटिवली कितनी ह्यूमिड है. सो एयर दैट वुड कंटेन एब्सोल्युटली नो वाटर वेपर विच इज़ इम्पॉसिबल ऑफ कोर्स इन नेचुरल कंडीशन इज़ रेटेड एज 0%. आपको बताना है कि कितना परसेंट ह्यूमिडिटी है. ठीक है, तो ऐसा एक कंडीशन होता है जहाँ पर बिल्कुल ह्यूमिडिटी नहीं, मतलब बिल्कुल ही वाटर वेपर आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है. ऐसा नेचुरली होता नहीं है, थोड़ा बहुत होता ही है वाटर वेपर आपके आसपास. ठीक है, while air saturated with water vapor will have a humidity of 100%. अगर बहुत सारा मतलब पूरा एयर वाटर वेपर से भरा हुआ है तो उसको 100% ह्यूमिडिटी बोलेंगे. ठीक है, ये भी बहुत मुश्किल है वैसे तो, पर ठीक है, मान लेते हैं कि पूरा एटमॉस्फेयर में मतलब वाटर वेपर भरे पड़े हैं तो उसको 100% ह्यूमिडिटी बोलते हैं. अब देखो, इन प्रैक्टिस ड्राई वेदर हैज़ अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज बिटवीन 20 to 40%. अगर ड्राई वेदर है तो इसका मतलब सूरज है. ठीक है, सूरज है और आसपास सूखा हुआ है, ड्राई मतलब सूखा सूखा टाइप का. तो ड्राई आपको अगर फील हो रहा है तो इसका मतलब वाटर वेपर कम है. ठीक है, तो 20 to 40% ह्यूमिडिटी हो सकती है. बट वाइल ह्यूमिड वेदर यूजुअली फॉल बिटवीन 60 to 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी. पर अगर ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिड वेदर है, तो मतलब कितना वाटर वेपर होगा बेटा, 60 to 80% वाटर वेपर्स आपके एयर में प्रेजेंट होंगे, तभी आपको ह्यूमिडिटी लग रही है. तो देखो, इफ़ द ह्यूमिडिटी इन दिल्ली इज़ एट 52%, मान लो दिल्ली के एटमॉस्फेयर में 52% आपको ऐसा रिलेटिव ह्यूमिडिटी लग रही है कि भैया 52% ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेयर में पानी है. कोच्चि में 84% है. क्यों? क्योंकि कोच्चि समुद्र के पास है. समुद्र के पास होने की वजह से समुद्र से इवोपरेट होता है वाटर और आसपास फैल जाता है, उससे ह्यूमिडिटी हो जाती है. सो इन विच ऑफ द टू प्लेसेस आर वेट क्लोथ लाइकली टू ड्राई फास्टर. कौन से एरिया में कपड़े जल्दी सूखेंगे, जहाँ पर ज़्यादा बूंदे हैं उसकी वाटर वेपर की, या जिसके पास कम है. तो ऑब्वियसली दिल्ली में जल्दी सूखेंगे, क्योंकि अगर वाटर वेपर कम रहेंगे तो सूखने में जल्दी मदद करेंगे, है ना. अगर वाटर वेपर है तो एक तो पानी, कपड़े भी गीले हैं, कपड़े में भी पानी, आसपास भी पानी, कपड़ा सूखेगा कैसे. एंड वेयर आर यू लाइकली टू स्वेट मोर. और आपको पसीना ज़्यादा कहाँ आएगा, तो पसीना अगेन कहाँ आएगा, अज्यूमिंग द टेम्परेचर इन द सेम इन बोथ द प्लेसेस. टेम्परेचर सेम है बट पसीना कहाँ आएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है. चलो, बट हाउ डू वी मेजर सच नंबर्स. अब हम ह्यूमिडिटी कैसे काउंट करें भाई. सो दिस इज डन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हैग्रोमीटर. ह्यूमिडिटी H से ह्यूमिडिटी, H से हैग्रोमीटर, याद रखना ये. ठीक है, हैग्रोमीटर जो है, अगेन दिस इज, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ हैग्रोमीटर. जैसे थर्मामीटर बहुत टाइप का है, बैरोमीटर बहुत टाइप का है, विंड वेन बहुत टाइप के होते हैं.
वैसे हैग्रोमीटर बहुत टाइप का होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल दे आर बेस्ड ऑन। अब ये आपके मतलब का नहीं है, बस हैग्रोमीटर बहुत टाइप के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोसेस होते हैं, जो काम होते हैं, उसके लिए आपको पता करते रहना पड़ता है कि आसमान में कितनी ह्यूमिडिटी है आपके आसपास। जैसे फूड प्रोसेसिंग का है, तो अगर आपको कोई चीज़ सुखानी है और आपको पता नहीं है, आपने पता नहीं किया कि आज ह्यूमिडिटी कितनी रहने वाली है, आप जाके चिप्स सुखाए, ठीक है, आलू आपको सुखाना है, आलू के चिप्स आप ऊपर रखा है, सारे आलू की चिप्स ख़राब हो जाएंगे अगर बहुत सारे वाटर वेपर होगा तो, क्योंकि वाटर वेपर से सब्जियां जल्दी ख़राब होती हैं, है ना। वहीं अगर ड्राई एरिया है, ड्राई एटमॉस्फेयर है, तो आपके आलू की चिप्स जल्दी सूखेंगे, है ना। म्यूजियम ऑल्सो मॉनिटर ह्यूमिडिटी एज दे नीड टू मेंटेन अ ड्राई एनवायरनमेंट टू प्रिजर्व देयर एग्जिबिट। म्यूजियम को भी अपने अंदर का एटमॉस्फेयर, अपने म्यूजियम के एटमॉस्फेयर को मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसकी ह्यूमिडिटी चेक करती रहनी होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा ह्यूमिड हुआ, गीला गीला हुआ, ठीक है, वाटर वेपर्स आए, तो उनका जो सामान है बेटा, पुराने ज़माने के प्लांट्स हो सकते हैं, किसी का हड्डी हो सकता है, वो जल्दी ख़राब होते हैं फिर, ठीक। अब हम बात करेंगे वेदर स्टेशन की। एज यू कैन सी वी नीड सेवरल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वेदर। अब वेदर और वेदर के एलिमेंट्स नापने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एक टाइम पे, ठीक है। So weather station bring all these instruments together, making it easy to measure and track the weather. तो वेदर स्टेशन मतलब सारी चीज़ें, देखो यहाँ विंड वेन दिख रहा है आपको, यहाँ आपको सोलर टाइप का भी कुछ दिख रहा होगा, तो बेसिकली वो सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ ला के रख देता है, उसी को वेदर स्टेशन बोलते हैं, जिससे कि रीडिंग ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल विच हेल्प्स इन मैपिंग एंड फोरकास्टिंग द वेदर। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल पे, टाइम पे, मतलब जैसे 1 घंटे की दूरी पे या 15 मिनट के टाइम पीरियड पे वो अपना डाटा कलेक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम और जो मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, ये पता कर पाते हैं कि आगे वेदर कैसा होने वाला है, वेदर प्रिडिक्शन कर पाते हैं, ठीक है। एंड ऑटोमेटेड वेदर सिस्टम और स्टेशन, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन वहाँ होता है बेटा जो खुद ऑपरेट होता है, मशीन्स अपने से ऑपरेट कर रही होती है, वहाँ ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक, जिसमें बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, ताकि वो क्या मेजर कर सके, वेदर को रिकॉर्ड कर सके और मेजर कर सकें। अब क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, वो वेदर है इसका मतलब टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे, ह्यूमिडिटी को, विंड की स्पीड को, डायरेक्शन को, प्रेसिपिटेशन को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, बेसिकली वेदर और उसके एलिमेंट्स को ये लोग मेजर करते हैं, ठीक। ये मशीन्स ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, ठीक है। सच स्टेशंस आर वाइडली यूज इन फील्ड लाइक एग्रीकल्चर, एविएशन, नेविगेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड सो ऑन। ये जो AWS होता है ना बेटा, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में। आप मान लो बहुत बड़ा खेत है आपके पास, तो या आपके पूरे गांव है, आपका मतलब 10 गांव है, ठीक है। अब उसके आप वेदर कैसे होने वाला है, कौन से टाइम पे क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, बारिश होगी कि नहीं होगी, तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एविएशन में भी लगता है, जहाँ एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ भी लगता है, ताकि इंस्टेंटली पता किया जा सके, डाटा कलेक्ट किया जा सके कि आगे जाके मौसम शाम में कैसा होने वाला है, क्या बहुत बारिश होने वाली है तो क्या प्लेन लैंड कर पाएगा कि नहीं। नेविगेशन मतलब वही शिप्स वाला, कि आपको पता करते रहना पड़ेगा कि समुद्र में कोई हलचल तो नहीं आने वाली, कोई स्टॉर्म तो नहीं आने वाला। इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते, पता करते रहना पड़ता है कि इन्वायरमेंट जो है आपका सही है कि नहीं है। वो बहुत बारिश होगी तो लोगों को बचाना पड़ेगा, उसी हिसाब से लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर इन्फॉर्मेशन विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन। तो जहाँ पर हमें पता ही है कि हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, वहाँ हम ह्यूमंस की जगह AWS स्टेशन लगा देते हैं, जो हमें ऑटोमेटिकली बताते रहता है, हमें इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डाटा अपने आप कलेक्ट करता रहेगा। तो देखो 2023 में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, ये हमारे यहाँ अथॉरिटी है जो देखती है कि नेचुरल डिज़ास्टर आने वाला है कि नहीं आने वाला है, या उसके लिए प्रिपेयर करती है, उससे बचने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, AWS सिस्टम लगा दिया था ग्लेशियर लेक ऑफ सिक्किम में।
सिक्किम में कोई ग्लेशियर का एक लेक था, ठीक है, जो जमा हुआ था और समर्स में वो पिघलता है। उतनी ऊंचाई में, ऊंचाई कितनी ऊंचाई में, 4800 मीटर्स की ऊंचाई में उन्होंने AWS लगा दिया और वो आ गए नीचे, ठीक। और अब क्या करता है, AWS उन्हें डाटा भेजता रहता है, सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है कि भैया कितना ग्लेशियर पिघलने वाला है, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब वो कैसे बताएगा कि ग्लेशियर कितना पिघल रहा है, तो टेम्परेचर, थर्मोमीटर क्या बताएगा कि गर्मी है, ठीक है। अगर गर्मी है तो हम खुद समझ जाएंगे कि ग्लेशियर पिघलेगा। ग्लेशियर पिघल रहा है इसका मतलब पानी का लेवल इंक्रीज़ होगा, पानी का लेवल इंक्रीज़ होगा मतलब आसपास फ्लड आ सकता है। पता कर लिया ना आपने। तो इसलिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि हर पूरे टाइम इंसान इतनी ऊंचाई पे नहीं रह सकता और छोटा छोटा डाटा आपको सेंड नहीं कर सकता, तो मशीन ही कर देती हैं। अब देखो, प्रिडिक्टिंग द वेदर, मेट्रोलॉजिस्ट कलेक्ट डाटा यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मेट्रोलॉजिस्ट जो वेदर की स्टडी करते हैं वो बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते हैं बहुत समय तक। दे स्टडी द डाटा एंड यूज साइंटिफिक मेथड टू ट्राई एंड प्रिडिक्ट द वेदर। तो वो फिर साइंटिफिक मेथड, साइंस का इस्तेमाल करते हैं, मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वेदर का पता लगा सकें उसके होने से पहले। सच प्रिडिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। आज के टाइम पे ये जो पता लगाना है वेदर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, वेदर में सबसे ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से सूखा कभी भी पड़ सकता है, ड्रॉट मतलब सूखा, फ्लड, पानी का लेवल कभी भी इंक्रीज़ हो सकता है, कभी भी साइक्लोन आ सकता है, हवा तेज़ हो सकती है और आ सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब देखो, यहाँ एक आपको मैप दिया गया है, या इस टाइम पे वेदर वार्निंग निकली थी 19 मई 2024 में, ठीक है। उस टाइम पे अलग अलग जगह अलग अलग प्रॉब्लम्स चल रही थी और ये हमने पहले से पता लगा लिया कि ऐसा कुछ होने वाला है तो बच के रहो। तो कहीं कहीं जगह हेल स्टॉर्म आने वाला था, ओले पड़ने वाले थे, देखो इस एरिया में हेल स्टॉर्म आने वाला था, इस एरिया में कहीं कहीं जगह उसी सेम दिन हीट वेव्स आने वाली थी। तो बेटा एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इसलिए वेदर जो होता है, आपको पहले ही मैंने डेफिनेशन बताया था, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर होता है इन अ पर्टिकुलर प्लेस इन एंड अ पर्टिकुलर टाइम। एक जगह और एक ही टाइम पे कैसा आपका स्टेट है वेदर का, उसी को एटमॉस्फेयर का, उसी को वेदर बोलते हैं, ठीक है। चलो, जो अगर हम सही प्रिडिक्शन कर पाते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ों में मदद मिलती है हमें, ठीक है। हम प्रिपेयर कर पाते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ के लोगों को पता है कि भैया ओले गिरने वाले हैं, ठीक, तो क्या ये उस दिन अपना ट्रैवल प्लान बुक करेंगे? नहीं, वो बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका सर फूट जाएगा अगर वो बाहर जाएंगे तो, ठीक। तो इसलिए दे ऑल्सो इनेबल लोकल गवर्नमेंट टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड प्रिपेयर फॉर एनी डिज़ास्टर। जैसे मान लो लोगों को पता है कि भैया बाढ़ आने वाली है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट लोगों को अपने घरों में रहने बोलेगी और फिर गवर्नमेंट जो है नदी के आसपास ऊंचा एरिया बना सकती है पत्थर से, ताकि इसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब ना हो, पानी यहीं से टकरा के वापस चला जाए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन इफ़ स्ट्रॉमी वेदर इज़ एक्सपेक्टेड एट सी, तो फिशरमैन को, मान लो कि समुद्र में स्टॉर्म आने वाला है, बहुत तेज़ हवाएं चलने वाली हैं, तो फिशरमैन को पहले से ही बता दिया जाता है, वार्न कर दिया जाता है कि भैया अपनी बोट्स लेके वापस आ जाओ, और ये काम गवर्नमेंट ही करती है, और पूरे कोस्ट लाइन एरियाज़ को, कोस्टल एरियाज़ को खाली करा दिया जाता है, ठीक है। हैव टू बी एविकेटेड इफ़ अ साइक्लोन इज़ एक्सपेक्टेड। मान लो साइक्लोन आने वाला है तो सबको वहाँ से निकाल दिया जाता है, सबको सेफ जगह पे पहुँचा दिया जाता है, ठीक। सो आपको इंडिया का मैप केयरफुली देखना है, और दिस मैप वॉज इशूड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन 19 मई 2024। स्टडी द आइकन एंड कनेक्ट देम विद द कंडीशन शोन इन द मैप। तो आपको ये करना है, और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आपको याद रखना है कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब मिल के वेदर बताते हैं कि वेदर कैसा होने वाला है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस का और एक पर्टिकुलर टाइम में। द कंडीशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज मेजर यूनिक डिफरेंट स्पेशल और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम दीज हेल्प अस मॉनिटर एंड प्रिडिक्ट द वेदर। तो हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और इन इंस्ट्रूमेंट से जो डाटा कलेक्ट होता है उससे हम क्या पता लगा पाते हैं, वेदर के बारे में पता लगा पाते हैं।
और डिफरेंट टाइम और सिचुएशन वन ऑफ द एलिमेंट इज़ डोमिनेंट। ठीक है, जैसे जुलाई में एक अलग अलग टाइम पे बेटा अलग अलग जो वेदर के एलिमेंट्स होते हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं। जैसे जुलाई में प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल डोमिनेट कर जाता है। टेम्परेचर जो है मई और दिसंबर में डोमिनेट करता है। दिसंबर में बहुत ही ठंडा टेम्परेचर रहेगा, मई में बहुत ही गर्म टेम्परेचर रहेगा। जब साइक्लोन आने वाला होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही गिर जाता है ना। और जब विंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लू चलती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग हॉट और डस्टी विंड चलती है, मतलब बहुत ही गर्म हवा और धूल भरी हवा चलती है समर्स में। और फॉरेस्ट में फायर स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, अगर विंड तेज़ बही तो फॉरेस्ट का पूरा आग पूरे जंगल में फैल सकता है। तो इसलिए वेदर जो है वो क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है और हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस के लिए। और अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हैव अ गुड डे।